नमस्कार, मैं हितिका द मीडियापुर वाला। 1 सितंबर से नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है और इसलिए हम आए हैं आज इस विषय पर चर्चा करने कि आखिर छोटे बच्चों को बढ़ती उम्र में किस तरह के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इस सिलसिले में हमारे साथ हैं आज डॉक्टर के चौधरी, जो जमशेदपुर के बहुत ही जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हेलो सर। नमस्कार सर, आपकी मदद से आज हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर बच्चों को बढ़ती उम्र में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो क्या रोल प्ले करते हैं उनके हेल्थ में और उनकी डेवलपमेंट में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं जो कि हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से या बहुत सारे रीज़न से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती, जबकि हम ये जानते हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स तक किसी भी न्यूबॉर्न के लिए माँ का दूध सबसे पौष्टिक होता है। तो अगर जो माएँ हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा क्या दे सकती हैं कि उन्हें भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। देखिए, आपने जो अभी सवाल किया उसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि हार्मोनल प्रॉब्लम से या किसी और प्रॉब्लम से कुछ माएँ बच्चों को अपना दूध नहीं दे पाती हैं, और दूसरा पार्ट है कि अगर नहीं दे पा रही हैं तो ऐसा क्या दें जो कि उसको कॉम्पनसेट कर सके। तो ऐसा है रितिका कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बच्चे का कभी कभी क्लेफ्ट लिप पैलेट हो जाता है, वो तालू होठ फटा हुआ रहता है, वो अच्छे से सक नहीं कर पाता है, या मदर का उनका अगर कभी निप्पल जो है वो इन्वर्टेड है या बहुत साइज में बड़ा है या कुछ ऐसा जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, या बच्चा इतना कमज़ोर है सॉरी कि वो खींच नहीं पा रहा है। इसको छोड़ के ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है जिसमें कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकें, वैसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं पिलाते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये उसके बाद होता है, क्योंकि बच्चे का जो स्तनपान कराती हैं माएँ, तो उसके लिए हार्मोन बहुत ज़रूरी है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध को बनाने में मदद करता है, दूध को चैनल में भरने में मदद करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उसको स्क्वीज करके और दूध को बच्चे के मुंह तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसको कि इस साइकिल को किसी तरह से डिस्टर्ब कर सके। हाँ, अगर बहुत स्ट्रेस में है माँ, किसी कारण से बहुत स्ट्रेस में है, तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है। और अगर माँ का दूध बच्चा खींच रहा है तो ज़रूर माँ का दूध इतना सफिशिएंट होगा कि जैसा आपने भी बताया कि पहले 6 महीने के लिए सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग बाहर का दूध देते हैं, लेकिन वो भी माँ के दूध के साथ साथ माँ का दूध 2 साल की उम्र तक बच्चों को देते ही रहते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे पार्ट में अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, तो माँ के दूध से मिलता जुलता दूध क्या हो सकता है, इस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मिल्क फार्मूला, इन्फेंट फार्मूला निकले हैं जो कि लगभग माँ के दूध के बराबर कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो नहीं आ सकता है दूसरे किसी दूध से, जो उसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है वो नहीं आ सकता है। माँ के दूध में जितना लैक्टोफेरिन वगैरह रहता है उतना बाहरी दूध में नहीं आ सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ के दूध से मिलता जुलता जो भी इन्फेंट फार्मूला है वो पिला सकते हैं, लेकिन माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है। उसमें अलग से फिर अगर कुछ हम लोग जैसे देते हैं, तो जैसे हम लोग काफ़ी, जैसे अभी स्तनपान सप्ताह मनाया गया था, ये विश्व स्तनपान सप्ताह है, तो उसमें हम लोग इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि शुरुआत के 2-3 दिन या 1 हफ्ते में जो दूध आता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, तो वो कोलोस्ट्रम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। तो
कभी कभी दवा के रूप में हम लोग उसी तरह से कोलोस्ट्रम जो गाय के दूध से निकलता है उसका हम लोग फिर पाउडर वगैरह निकाल के और इस तरह से कोशिश करते हैं कि वो कोलोस्ट्रम हम लोग दवा के रूप में बच्चे को दे सकें। लेकिन वो बोवाइन कोलोस्ट्रम है, वो गाय के दूध का कोलोस्ट्रम है, आदमी के औरत के दूध का कोलोस्ट्रम नहीं हो सकता है। इसलिए बराबरी नहीं कर सकता है, लगभग बराबरी भी नहीं कर सकता है, मजबूरी में हम लोग जो कुछ दे सकते हैं। माँ के दूध में थोड़ा सा आयरन वगैरह कुछ कमी रहती है, कुछ कम रहता है, तो उसके लिए हम लोग 4 महीने के एज से फिर आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। सर उसके बाद बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और प्लस उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो उस वक्त उन्हें अपनी डाइट में किन न्यूट्रिएंट्स का होना इम्पोर्टेंट है उनकी डाइट में? देखिए, ग्रोइंग तो बच्चा जब जन्म लिया है उसी समय से ग्रोइंग एज है और उसके बाद से वो ग्रोइंग एज ऑलमोस्ट एडोलेसेंट लाइफ तक रहता ही है। तो जिस समय जैसी ज़रूरत होती है इन्फेंसी में, जैसी ज़रूरत होती है माँ के दूध में उसी तरह का सब्सटेंस आते रहता है। जैसे प्री टर्म अगर बेबी है, समय से पहले हो गया है, तो माँ का दूध, उसकी माँ का दूध वैसा ही होता है जो उसके लिए ज़रूरी हो, टेलर मेड कहते हैं बच्चों के लिए। और उसी तरह से वो गाढ़ा होते जाता है और 1 साल 2 साल की एज तक वो काफ़ी कुछ सब्सटेंस देता है। लेकिन सप्लीमेंट्री फूड के तौर पर हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि उनको एडिक्वेट प्रोटीन मिले, कैलोरी भी मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले। उसके लिए फिर हम लोग जैसे सप्लीमेंट्स में जैसे सॉलिड फूड अगर देते हैं तो वैसा फूड देते हैं जिसमें कि ये बैलेंस्ड हो। जैसे खिचड़ी खिलाते हैं तो चावल है, दाल है, उसमें घी डाल देते हैं, उसमें अगर कुछ सब्जियां डाल देते हैं तो ये भी एक बैलेंस डाइट हो जाता है। इस तरह से कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें प्रोटीन भी है और उसमें फैट भी हो जाता है, घी डाल देते हैं। कुछ सब्जियां डालते हैं तो विटामिन मिनरल्स वगैरह भी मिल जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि खिचड़ी के साथ दही खिलाते हैं, तो खिचड़ी और दही एक काफ़ी बहुत ही बैलेंस डाइट हो जाता है, क्योंकि चावल में जो अमीनो एसिड नहीं है वो दाल में मिल जाता है और उसमें भी जो अमीनो एसिड नहीं है वो हमको दही से मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बैलेंस डाइट हो जाता है। इसी तरह से जो बहुत सहज उपलब्ध है कि चना का सत्तू, उसमें गुड़, उसमें घी, तो वो प्रोटीन भी हो गया बहुत ज़्यादा, उसमें फैट भी हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, और गुड़ डालते हैं तो उसमें मिनरल्स भी आ गया, आयरन भी हो गया। तो चना का सत्तू, गुड़, घी ये मिलाकर एक प्रिपरेशन तैयार कर लिया लगभग, और उसको जिस तरह से खिला सकें, जैसे कभी उसमें पानी में घोल के खिला दिया, कभी उसमें दूध मिला दिया, तो इस तरह उसी का ऐसे ही लड्डू बना के खिला दिया, तो ये एक बड़ा बैलेंस डाइट हो जाता है जो बहुत ही सहज उपलब्ध है और गांव-गांव तक उपलब्ध है। इसी तरह से जब बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं उस समय से माड़ भात ये काफ़ी अच्छा खाना हो जाता है कि उसमें तेल या घी डालते हैं। माड़ भात उसमें तेल डाल देते हैं या घी डाल देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा और सुपाच्य भी होता है। तो शुरुआत के पीरियड में ये खिलाते हैं और धीरे धीरे फिर जैसी ज़रूरत होती है वैसा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, लेकिन जो सहज उपलब्ध है, जैसे हमारे यहाँ पर उपलब्ध फ्रूट्स में है, जैसे ये शरीफा है। शरीफा हमारे यहाँ झारखंड में तो जंगल जंगल में मिलता है और वो बहुत अच्छा है हमारा, वो आयरन का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है, वो बहुत सारे मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह से अमरूद विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, बल्कि आंवला के बाद सबसे ज़्यादा विटामिन सी अमरूद में ही है। तो ये पपीता, इसमें डाइजेस्टिव काफ़ी है। तो ये सब मिला के हम लोग देते हैं तो हमारा बैलेंस बना रहता है और अच्छा ग्रोथ होता है। लेकिन देखना होगा हमारा कि प्रोटीन की कमी नहीं हो। अगर मांसाहारी लोग हैं तो अंडा खिलाते हैं, अंडा काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। जो मांसाहारी नहीं है उनके लिए दाल है, सोयाबीन है, तो इस तरह से, या आजकल तो मशरूम का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है तो उसमें भी वही हाईली प्रोटीनेशियस है, तो ये सब देने से भी हमारा बन जाता है ठीक। और जैसे अभी आपने शुरुआत किया था कि ये जो हम लोग न्यूट्रिशनल वीक मना रहे हैं,
तो 1 से 7 सितंबर तक ये जो एक पोषण सप्ताह मनाते हैं। तो इस साल के 2021 के पोषण सप्ताह का तो थीम ही है कि फीड स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, फीड स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। शुरू से ही स्मार्ट फूड दीजिए, जो ज़रूरत है वैसा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये करते ही हैं। और जो अवेयरनेस है सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, हर जगह इस तरह के पोषण के लिए जो अवेयरनेस बनाते हैं उसके लिए मीटिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, ये सब से अवेयरनेस बनाते हैं। तो गांव-गांव से लेकर शहर तक इस तरह की अवेयरनेस बनाते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि भारत सरकार ने भी 1982 में इसका कंसेप्ट लाया था कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाए। इसका चलन इधर बढ़ा, लेकिन 1982 में ही इसका कंसेप्ट आया था। सर, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अभी जैसे आपने कहा कि नॉन वेज एंड वेज दोनों, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में बच्चों को क्या लेना चाहिए। तो नॉन वेजिटेरियन फूड में ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं और उन्हें टू व्हाट लिमिट उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, टू व्हाट लिमिट की बात तो वैसी नहीं है, लेकिन उसमें जैसे अंडा है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है ये। उसके साथ उसमें फ़ैट भी है। तो अब फैट जैसे हम लोग बड़ों की बात जब करते हैं तो लगता है कि अरे उसमें तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए वो ज़रूरी है, बच्चों के लिए इसलिए वो ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे मछली है, मछली में आपको विटामिन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, अंडा विटामिन डी का भी सोर्स है। तो प्रोटीन भी है और विटामिन डी भी है। इसी तरह से जो बाकी मटन वगैरह हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है। इसके बाद कुछ मिनरल्स भी उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से वो एक काफ़ी बैलेंस डाइट बनाता है। प्रोटीन तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है अंडे में, और विटामिन डी मछली में, विटामिन डी और विटामिन ए, उसके बाद विटामिन डी, ये भी बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें। उसके बाद ओमेगा फैटी एसिड्स जो है ये सब उसमें मिलता है। ओमेगा फैटी एसिड्स हम लोग जान रहे हैं कि वो ग्रोथ के लिए, स्पेशली ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होता है। तो ओमेगा फैटी एसिड्स उसमें मिल जाता है। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑटिज़म के से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपने फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्या? देखिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत में बस वही है कि विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। और ये जो बैलेंस डाइट है इसमें तो सब कुछ है ही, लेकिन हाँ, उसमें चूँकि न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए वो जो हार्मोन हो सकते हैं या जो भी हैं, तो वो तो प्रोटीन बेस्ड ही होते हैं ना, इसलिए प्रोटीन उसमें अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उसकी बात आती है। आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए, मैंगनीज होना चाहिए। तो ये सब ब्रेन के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत है। जो हम लोग के यहाँ जो अवेलेबल सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस है, उसमें ही सब कुछ मिल जाता है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको अपनाने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कोरोना के थर्ड वेव आने की आशंका है, तो इसमें बच्चों को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और पहले से प्रिपेयर रहने के लिए अपने फूड हैबिट्स में किन किन न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए? तो कोरोना से लड़ने के लिए जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी के लिए अगर हम सही खाना ले रहे हैं, प्रॉपर खाना ले रहे हैं, तो ये तो हमको लगभग सब कुछ देता है। एक्स्ट्रा के लिए हम लोग जैसे कुछ हर्बल जो सब्सटेंस है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे आंवला बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके बाद तुलसी है, ये तुलसी पत्ता जो है उसका रस हो या तुलसी है, ये है। तो ये सब जो आंवला और तुलसी, ये दो तो बहुत अच्छा है। ये सब हर्बल की बात कर रहे हैं। गिलोय है, तो ये सब करता है। लेकिन इसके साथ हम लोग जो
फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रेश फ्रूट्स में हम लोगों को सारा कुछ जो मिनरल्स है, जैसे ऑटिज्म की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया कि उसमें सब कुछ मिल जाता है, वो जिंक भी हो जाता है, कोबाल्ट भी हो जाता है, आयरन हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है। तो ये सभी इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिस सब्सटेंस की बॉडी में ज़रूरत है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो यही सब है, इसी से भी तो अगर स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे, फ्रेश खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। स्वस्थ सोचेंगे, उसके साथ साथ स्वस्थ सोचना भी होगा। भय बहुत ज़्यादा नहीं हो, अवसाद नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो। हेल्दी सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और कोरोना से निगेटिव रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ज़रूर लोगों ने ये जाना होगा कि उन्हें अपने बच्चों की डाइट में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को किस मात्रा में शामिल करना है और उनका क्या रोल होगा उनके बच्चे को स्वस्थ रखने में। धन्यवाद आपका, आपके मीडियापुर को मुझे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का मौका देने के लिए नमस्कार। तो हमने सर से बात की और हमने ये जाना कि बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व होता है और किस तरह के पोषण की उन्हें ज़रूरत होती है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।